Hello guys, I hope you are doing well and today I'm gonna show you how I maintain this nano low tech aquascape and मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं नॉर्मली एक ट्रिमिंग सेशन करता हूँ एक छोटे नैनो टैंक पे। नॉर्मली बड़े साइज के टैंक्स पे ट्रिमिंग करना बहुत इजी होता है, लेकिन एक नैनो टैंक पे ट्रिमिंग करना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ट्रिम करना पड़ता है और कैसे ट्रिमिंग करना पड़ता है। तो आखिर हम लोग स्टेम प्लांट्स को ट्रिम करते ही क्यों है, क्या जरूरत है अगर वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा इस बोर्ड की मदद से। आपने शायद एक्वास्केपिंग पे देखा ही होगा कि कुछ इस तरीके से कैसे एक स्टेम प्लांट का सुंदर सा बुश क्रिएट करते हैं एंड बहुत सारे लोग ये अचीव करने का कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो लोग ये बुश क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग कुछ इस तरीके से स्टेम्स को प्लांट करते हैं एंड यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे स्टेम्स जैसे ग्रो करता रहता है, अपर पार्ट्स पे ज़्यादा लीफ आता है और लोअर पार्ट्स पे ज़्यादा लाइट नहीं पहुँचता है, इसलिए वो धीरे धीरे लीव्स कम हो जाता है उस पार्ट पे। तो फिर जब ये प्लांट्स कुछ इस स्टेट पे रहता है तब लोग सोचते हैं कि अगर हम और ज़्यादा स्टेम्स ऐड करेंगे इन स्टेम्स के बीच बीच में तो फिर शायद हमें वो डेंस बुश वाला लुक मिल जाएगा। तो फिर वो लोग ऐसे ही अंदर अंदर पे स्टेम्स को ऐड करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा लाइट पहुंचता है और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं पहुँच पाता क्योंकि ये जो अपर लीव्स है वो वहाँ पे सेट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, जो न्यूली एडेड स्टेम प्लांट्स है वो लोग धीरे धीरे मेल्ट करने लग जाते हैं और उससे टैंक का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन अगर हम लोग इन स्टेम प्लांट्स को ट्रिम करेंगे तो क्या होगा, अभी दिखाता हूँ। तो फिर चलिए, फिर से आपने स्टेम्स को कुछ इस तरीके से प्लांट कर दिया है एकदम शुरू में, और उसके बाद जब ये स्टेम्स लंबा होता है आप उन्हें कुछ इस तरीके से ट्रिम कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब न्यू स्टेम्स ग्रो करने लगते हैं तब वो कैसे ग्रो करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर हम लोग एक स्टेम प्लांट को ले लेंगे, फिर हम उसको कुछ इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे, तो फिर वहाँ से जब नए स्टेम्स आएंगे तब एक स्टेम्स नहीं आएगा, दो स्टेम्स आएगा। आपको कुछ इस तरीके से दो स्टेम्स मिलेंगे। फिर जब वो फिर से ग्रो करेगा एंड आप उसे फिर से यहाँ से ट्रिम कर देंगे, तो फिर जब नया शूट्स आएगा तब वो फिर से वहाँ से दो या फिर तीन तीन का शूट निकलेगा। तो फिर मेन ड्राइंग पे लौट आते हैं कि जब ये ऐसे हम लोग ट्रिम कर देंगे तब यहाँ पे फिर से दो स्टेम्स निकलेगा एंड उन पे जब लीव्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से डेंस दिखेगा। अब जब ये ऊपर के स्टेम्स ग्रो कर रहा है तब नीचे का ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे बहुत अच्छे से रूट सिस्टम डेवलप हो चुका होगा और नीचे का ये पूरा पार्ट एक मैच्योर प्लांट है जिसका एक वेल डेवलप्ड रूट स्ट्रक्चर है। तो फिर वो इजीली न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके जाएगा और क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहा है, उसे लाइट भी ज़्यादा मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा लीव्स चाहिए होगा, तो फिर इसलिए इस अपर पार्ट पर ज़्यादा लीव्स आएंगे एंड इसको एक डेंस बुशी लुक मिलेगा स्टेम प्लांट्स को। तो फिर इसलिए ट्रिमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आई होप कि आपको अब पता चल गया है कि लोग इतना स्टेम प्लांट्स को ट्रिम क्यों करते हैं एंड अगर हम लोग स्टेम प्लांट्स को नहीं ट्रिम करेंगे तो फिर वो बस लंबा ही ग्रो करता जाएगा। अपर पार्ट्स पे लीव आएंगे एंड लोअर पार्ट्स पे लीव्स गायब हो जाएंगे। तो फिर लोअर पार्ट्स का जो लीव्स है वो तो वैसे भी गायब होने वाले हैं, लेकिन अगर हम फिर से उसको ट्रिम करेंगे तो फिर अपर पार्ट्स पे लीव्स अच्छे तरीके से आएंगे एंड बहुत ईजिली हमें वो बुशी लुक मिलेगा। तो फिर इसी के लिए हम लोग प्लांट्स को ट्रिम करते हैं। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। अब जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अभी भी इस टैंक का लाइट ऑन नहीं किया है। मैं नॉर्मली मेरे सारे टैंक्स के मेंटेनेंस लाइट पीरियड शुरू होने के पहले करता हूँ ताकि मेंटेनेंस करने के बाद टैंक को पूरा सनलाइट मिले, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करे और जितना हो सके उतना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके टैंक को स्टेबलाइज करे। एंड जब टैंक का लाइट ऑफ रहता है तब मैं नॉर्मली टैंक का मेंटेनेंस करना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि टैंक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। सो लेट मी पुट माई हेडफोन्स ऑन एंड चलिए इस मेंटेनेंस सेशन को एंजॉय करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लाइट्स को ऑन कर लिया और WRGB मोड पे सेट कर दिया। अब हर एक वीकली मेंटेनेंस सेशन के पहले एक क्लोज ऑब्जर्वेशन एक्वास्केप का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कुछ गुड चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। डेट इज़, यहाँ पे मेरे पास एक स्नेल है जो कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, ये जो ग्लास पे चल रहा है छोटा वाला। हियर यू गो, दिस इज़ पिंक लेडी अनदर रेड स्नेल एंड मुझे ये बहुत ही पसंद है। एक रेड पिंक स्टोन है इन सेल्स के ऊपर जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड हमारा जो भी येलो चेरिसिन था बहुत ही हेल्दी है, ग्रो कर रहा है अच्छे से। एंड उसके पीछे और एक श्रिम्प है जो कि छुपा हुआ है फिलहाल। तो फिर टोटल 4 येलो श्रिम्प्स हैं यहाँ पे एंड आई थिंक ये लोग एडल्ट साइज पे पहुँच गया है एंड ये लोग बहुत जल्दी ब्रीड भी करने वाला है। तो फिर मैं इस टैंक पे सिर्फ येलो श्रिम्प ही रखूँगा एंड उनको ब्रीड करने दूँगा। मैं देखूँगा कि कितना साइज़ में बढ़ता है ये कॉलोनी एंड शायद मैं और भी येलो श्रिम्प ऐड करूँगा इस टैंक पे। एंड उसके अलावा मैंने कुछ रेटिनो श्रिम्प भी ऐड किया है। मैंने इससे पहले भी रेटिनो श्रिम्प रख के देखा है एंड आई थिंक ये श्रिम्प्स बहुत अच्छे तरीके से हेयर एल्गी खाता है। मैंने अभी यहाँ पे 5 रेटिनो श्रिम्प्स को ऐड किया है जो कि कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है, हेयर एल्गी खाता रहता है। तो फिर अगर आपका भी हेयर एल्गी का प्रॉब्लम हो रहा है टैंक पे तो फिर आप अमानो श्रिम्प्स शायद अफोर्ड नहीं कर सकते
और अमानुसिम्स को ढूंढ पाना भी बहुत रेयर है इस मार्केट पे, तो फिर उसका एक चीप सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ये रेड नोज श्रिम्प, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, इजीली मिलता भी है एंड ये है एल्गी भी खाता है। अमानुस श्रिम्प की तरह उतना ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो फिर आराम से आपका एल्गी आउटब्रेक कंट्रोल में रहेगा। फिर ये दो मेरा हॉर्न नेरा स्नेल है एंड ये मेरा और एक पुराना हॉर्न नेरा स्नेल है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं टैंक का फ्रंट क्लास बहुत ही गंदा हो गया है। सामने पे हेलेंथियम टेनेलम अभी पागल की तरह ग्रो कर रहा है, हर जगह रनर शूट कर रहा है, तो फिर इसको कंट्रोल में रखना है मुझे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्वास्केप आपको इतना दूर से देख के जैसा लग रहा है कि बहुत क्लीन है, बहुत हेल्दी है। हर एक एक्वास्केप पे एल्गी होता है एंड इस एक्वास्केप पे भी बहुत सीरियस एल्गी प्रॉब्लम है, जो कि आपको दूर से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको क्लोजअप दिखाऊंगा तो फिर आपको दिखेगा। इस वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा स्टैगहॉर्न एल्गी का दिक्कत है। सुबह को सनलाइट आता है खिड़की से, जो कि इस टैंक पे डायरेक्टली गिरता है एंड इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत आता है इस टैंक को। वही टोटली रिस्पॉन्सिबल है इस टैंक पे एल्गी आउटब्रेक का, नहीं तो मेरा टैंक बहुत ही स्टेबल था इससे पहले। तो फिर जो भी एल्गी अफेक्टेड लीव्स है आज मैं उनको ट्रिम आउट करने वाला हूँ, तो फिर चलो शुरू करते हैं। एंड कल रात को मैंने यहाँ पे उनको कुछ ग्रीन पीस एंड क्यूकम्बर का पीसेस बॉयल करके खाने दिया था। जितने भी सिम्स थे उसने सारे पूरा रात भर के खाया है एंड इसलिए आपको सुबह में नहीं दिख रहा है कि कोई भी सिम्स यहाँ पे नहीं है। सारे जो पेस्टेंस है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, खा रहे हैं उन्हें एंड सारे फिशेस अभी डर के पीछे स्टेम प्लांट्स की तरफ छुप रहे हैं, क्योंकि सामने में चल फिर रहा हूँ तो फिर उन लोगों का फ्लोर का वाइब्रेशन फील होता है और तब वो लोग छुप जाते हैं। तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है एंड अभी मैं फिल्टर ऑफ करने वाला हूँ। फिर सबसे पहले इसको बाहर निकालूंगा और इसको मैं किसी और टैंक पे दे दूंगा, नहीं तो फेंक दूंगा, और उसके बाद हम लोग अपने मेंटेनेंस शुरू करेंगे। ये क्यूकम्बर के पीसेस ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड है, तो फिर ट्विज़र से उठाते टाइम ये पिचक नहीं जाएंगे। बाकी जो छोटे पीसेस है उनको हम इजीली साइफन आउट कर लेंगे। मोंटे कार्लो का कारपेट भी बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हेलेंथियम टेनेलम है उसने ऑलरेडी रनर शूट कर रहा है, जिससे कि फोरग्राउंड टोटली वो कोशिश कर रहा है टेक ओवर करने का, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा। तो फिर आज स्ट्रीमिंग सेशन में हम यही सब ठीक करेंगे। पहले मैं ये रनर्स को कट कर लूँगा और बाहर निकाल लूँगा। ये हेलेंथियम टेनेलम बहुत फास्ट ग्रो करता है अगर इसको एक हाई न्यूट्रिशन वाला सबसेट मिल जाता है तो, और ये बहुत ही लंबे लंबे रनर्स छोड़ के बहुत लंबा लंबा ग्रो करता है एंड मदर प्लांट से बहुत दूर दूर जाकर रनर छोड़ता है। तो एज अ कारपेटिंग प्लांट मुझे तो ये वाला प्लांट बहुत ही पसंद आ गया है। अब मैं एक टूथब्रश से सारे हेयर एल्गीज को बाहर निकाल लूँगा। ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली बस ब्रश को रब करना है मोंटे कार्लो के कारपेट के ऊपर से, कारपेट उठना नहीं चाहिए। मेरे इस टैंक पे हेयर एल्गी का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्टैगहॉर्न एल्गी का दिक्कत है एंड स्टैगहॉर्न एल्गी को अगर हम लोग ब्रश से अच्छे से रब करेंगे तो फिर वो इजीली अलग हो जाता है प्लांट से। अब मैं बाकी लॉन्ग वीड लुकिंग लीव्स को थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगा, और इन सब लीव्स के ऊपर वैसे भी स्टैगहॉर्न एल्गी हुआ था, तो फिर इनको ट्रिम कर देने के बाद आई होप एल्गी फ्री न्यू लीव्स आ जाएंगे। अब मैं मोंटे कार्लो के कारपेट को अच्छे से साइफन कर लूँगा। मोंटे कार्लो के नीचे बहुत डर्ट एंड रॉटिंग मैटर्स रहता है, जिसे अच्छे से साइफन आउट कर लेना ज़रूरी है, तो इससे वाटर बैलेंस भी ठीक रहेगा। मैं जो फिशेस को खाना देता हूँ वो माइक्रो पैलेट्स है एंड वो इन मोंटे कार्लोस के बीच में से सबस्ट्रेट के अंदर घुस जाता है और फिर वो वहीं पे पच के अमोनिया छोड़ने लग जाता है। अब क्योंकि ये एक साइकिल टैंक है तो फिर वहाँ पे वो जल्दी से ही नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इससे भी एक टैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो फिर सबस्ट्रेट को एंड कारपेट को स्पेशली जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी मैंने जितना हो सके उतना टूथब्रश से एल्गीज को निकाल लिया। अब मैं बस सेक्शन वाइज सेम ही चीज़ करने वाला हूँ। पहले टूथब्रश से स्टैगहॉर्न एल्गी को अलग कर लेना है, फिर ट्रिम करना है और उसके बाद साइफन करना है। अब यहाँ पे भी सेम जो भी अनइवनली लीव्स उठा हुआ है उनको मैं ट्रिम कर लूँगा। अब आप पीछे का जो ये मिस देख रहे हैं इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली बस ट्रिम करते जा रहा हूँ प्लांट्स के अपर पार्ट्स को, क्योंकि अगर मैं एक एक करके लीव्स को ट्रिम करने लग जाऊँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं लीव्स के अपर पार्ट को ही ट्रिम कर रहा हूँ
एंड एक इवन लुक देने का कोशिश कर रहा हूँ कारपेट को। ये लोग वैसे भी ग्रो बैक कर जाएंगे और नया जैसा हो जाएंगे। मैंने ये नोटिस किया है कि हेयर ग्रास को मोंटे कार्लो से ज़्यादा लाइट ज़रूरत होता है एंड ज़्यादा लाइट एंड हाई न्यूट्रिशन वाला सबस्ट्रेट पे हेयर ग्रास भी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। लेकिन अगर हम लोग हेयर ग्रास को ज़्यादा क्लम करके मतलब ज़्यादा कॉन्जेस्टेड करके प्लांट करेंगे तो फिर नॉर्मली हेयर ग्रास ईजिली मेल्ट करता है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा गैप दे के हेयर ग्रास को प्लांट करेंगे तो फिर उससे हेयर ग्रास और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पे ड्रिफ्टवुड पे भी थोड़ा सा एल्गी हुआ था एंड मैंने नोटिस किया कि अगर ड्रिफ्टवुड के ऊपर वुड का बार्क रह गया है तो फिर वो पच के बहुत इजीली एल्गी कैच कर लेता है। एंड माय गुड ओल्ड स्कैल्पेल, ड्रिफ्टवुड के ऊपर पे कोई भी एल्गी जो कि टाइटली बैठा है उस ड्रिफ्टवुड को पकड़ के मैं उनको निकालने के लिए नॉर्मली ये स्कैल्पेल यूज़ करता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे एक ब्लैक बियर्ड एल्गी हुआ है, इसे भी देखो कितना इजीली मैं इस स्कैल्पेल से अलग कर लेता हूँ। अब यहाँ भी मैंने सबस्ट्रेट को साइफन आउट कर लिया। इन लीव्स के पीसेस को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। साइफन करते करते भी ये काम हम कर सकते हैं। अब मेरे पास एक्वाटिक रेमेडीज का फाइटोकार्ब है। मेरा टैंक का एवरीडे का यूजुअल डोजिंग है 2 ml का। अब मैं फाइटोकार्ब को लिक्विड CO2 की तरह ट्रीट नहीं करता, मैं फाइटोकार्ब को मेनली एक एल्गी रिमूवर की तरह ही यूज़ करता हूँ। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि वीक में 3 बार 2 ml करके इस टैंक पे ऐड करने का। उससे टैंक में जो एल्गीज होता है वो कंट्रोल में रहता है। एंड कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा एल्गीज का आउटब्रेक हो जाता है तो फिर वहाँ पे मैं ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट करता हूँ फाइटोकार्ब से, जिससे कि वो एल्गी बहुत ही जल्द मर जाता है। अब बारी है एल्गी स्क्रैपर्स को यूज़ करने का। टैंक के ग्लास पे इसको यूज़ करने से पहले मैं प्रेफर करता हूँ ग्लास को गीला कर लेना, और एल्गी स्क्रैपर से ही हम लोग ग्लास के ऊपर पे जो भी वाटर मार्क रहता है, वाटर स्टेन रहता है, उसको भी क्लियर कर सकते हैं। एल्गी स्क्रैपर के ब्लेड को 30 to 45 डिग्री एंगल पे ग्लास के ऊपर बैठा के थोड़ा सा प्रेशर दे के एल्गी स्क्रैप ऑफ कर लेना है। मेरा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एल्गी स्क्रैपर के ब्लेड से कोई भी फिश या फिर श्रिम्प इंजर्ड हो गया है, बट फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। ये फिशेस समझदार है तो वो लोग बहुत फास्ट मूव करते हैं एंड भाग जाते हैं बहुत जल्दी। ये देखिए अभी मैंने ये स्क्रैप ऑफ किया था एंड इसमें मेनली ग्रीन डस्ट एल्गी एंड ग्रीन डायटम एल्गी है। एंड ये देखो ये दो चेरी बार्ब मैंने लास्ट टाइम टैंक से निकाल नहीं पाया क्योंकि वो लोग छुप गए थे एंड अभी ये लोग बाहर निकल पड़े हैं, तो चलो इनको पहले पकड़ लेते हैं। तो ये लोग जाएंगे मेरे दूसरे टैंक पे बाकी दोस्तों के साथ। एंड पानी में जो भी टीनी टाइनी बिट्स ऑफ एल्गी के पीसेस फ्लोट कर रहा था मैं उनको भी साइफन आउट कर लूंगा। तो चलिए पानी ऐड करते हैं। ट्रिम्ड लीव्स के पीसेस जो भी फ्लोट कर रहा था मैंने उनको एक नेट के जरिए निकाल लिया। फ्रंट ग्लास को क्लीन कर लेते हैं। एंड अब मैं एक वाटर कंडीशनर यूज़ करने वाला हूँ एक्वाटिक गार्डन का। मेरे टैंक के हिसाब से मैंने 2 ml ऐड कर लिया। हमारे टैप वाटर पे जो भी क्लोरीन रहता है वो श्रिम्प्स के लिए हार्मफुल होता है, तो ये वाटर कंडीशनर ऐड करने पे ये पानी जो है वो क्लोरीन फ्री हो जाएगा और ये टैप वाटर स्विम सेफ बन जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे की साइड पे आप देख ही सकते हैं कि ये जो लंबा वाला स्टेम प्लांट है वो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर उसको ट्रिम करके रिप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि एक शेप देना चाहता हूँ मैं पीछे के स्टेम प्लांट्स के, एक बुशी शेप देना चाहता हूँ पूरा स्टेम प्लांट के पार्ट को। तो इस वीक के मेंटेनेंस के लिए मैं इतना ही करूँगा। नेक्स्ट वीक मैं स्टेम प्लांट्स को ट्रिम करूँगा। नेक्स्ट वीक तो फिर आज हम लोग स्टेम प्लांट्स को ट्रिम करने वाले हैं। एंड आप देख ही सकते हैं कि पीछे स्टेम प्लांट्स कितना लंबा हो गया है। तो फिर पहले मैं थोड़ा सा पानी साइफन आउट कर लूँगा ताकि मेंटेनेंस के दौरान पानी स्पिल ना कर जाए। अब मैं एक सीजर लेके प्लांट्स को ट्रिम कर लूँगा एक सर्टेन लेवल तक।
अब पीछे जो ये स्टेम प्लांट्स है उनके सामने जो ये आप स्टेम प्लांट्स देख रहे हैं पीछे का, वो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है एंड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो फिर मैं ट्रिम करके पीछे के जो लंबे स्टेम प्लांट्स हैं उनको भी सेम हाइट पे लेके आ जाऊंगा। अगर मेरे पास कर्व सीजर होता तो फिर ये काम और भी आसान होता करना, लेकिन फ़िलहाल मैं स्ट्रेट सीजर से मैनेज कर रहा हूँ काम को। मेरे सारे फिशेस एंड श्रिम्प्स का ये फेवरेट स्पॉट था छुपने के लिए। सॉरी गाइस, तुमको 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा इनको फिर से ग्रो बैक करने के लिए। अब चलिए सारे स्टेम कटिंग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिफ्टवुड के लिए रह गया था तो फिर वहाँ पे भी मैं कट कर लूँगा। तो फिर चलिए 50% वीकली वाटर चेंज कर लेते हैं। एंड हाँ, कारपेट को साइफन करना भी इम्पॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ये हर हफ्ता करना है। अब बड़े पाइप से जल्दी से 50% पानी को निकाल लेते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि पीछे के स्टेम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो रहा था, तो फिर मैं थोड़ा सा नया एक्वासॉइल पीछे पे स्टेम प्लांट्स के ऊपर से ही ऐड करने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 1 कप, नहीं तो इससे भी एमोनिया लीच हो सकता है पानी में। सो हियर आई एम वंस अगेन कंटिन्यूइंग विद द वाटर चेंज। अब बस एक एक्स्ट्रा काम है कि कुछ छोटे छोटे जावा फर्न्स एंड हाइग्रोफिला पिनाडिफिडा के पीसेस है जो कि मैं इन ड्रिफ्टवुड्स के अपर पार्ट पे ऐड करने वाला हूँ ग्लू से। इससे ऐसा लगता है कि ऊपर के ओर जैसे इन ड्रिफ्टवुड्स पे अभी भी जान है एंड इन ड्रिफ्टवुड्स के एज पे अभी भी लीव्स आ रहा है, और ये बहुत पसंद है मुझे। अब लास्ट टाइम जो मैंने पिनाडिफिडा इस तरीके से ही ऐड किया था ड्रिफ्टवुड्स के ऊपर, वो मेल्ट हो गया, पता नहीं क्यों, शायद तब टैंक ठीक से साइकिल नहीं हुआ था एंड इसीलिए वो हाइग्रोफिला पिनाडिफिडा मर गया। एंड अभी मैं हाइग्रोफिला पिनाडिफिडा ऐड कर सकता हूँ क्योंकि अभी ये टैंक पूरा साइकिल्ड हो गया है। और जावा फर्न तो वैसे भी एक एपीफाइट प्लांट है, तो फिर ये वो और भी ईजिली ग्रो करेगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं 3 मेन स्पॉट पे ही प्लांट्स ऐड करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि ये ग्रो करता है या फिर नहीं। अगर ग्रो नहीं किया तो फिर हम कुछ प्लान भी सोचेंगे। तो फिर अब मैं पानी के ऊपर एक प्लास्टिक का पीस रख के उसके ज़रिए मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत पानी स्प्लैश होता है और कुछ प्लांट्स अपरूट भी हो सकता है। और ये टूथब्रश मैं बस सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा था ताकि पानी में ये प्लास्टिक बह ना जाए। एंड वी आर डन। चलो प्लास्टिक को भी हटा लेते हैं और ये टैंक अभी हमारा रेडी है। और नेक्स्ट दिन ही ये टैंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया था और आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। पीछे के सारे स्टेम प्लांट्स एक लाइन पे आ गया है, थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा है, लेकिन जब ये फिर से ग्रो बैक कर जाएगा तब ये टैंक बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये टैंक और भी स्टेबल होगा, जैसे जैसे प्लांट्स और भी हेल्दी होता जाएगा, लश ग्रीन एंड रेड प्लांट ग्रोथ होंगे, वैसे ही हमारा टैंक पे जो एल्गी का दिक्कत हो रहा है स्टैगहॉर्न का, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो फिर जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी ये स्टेम प्लांट्स कटिंग हो गया है। एंड बाय द वे मैंने इस टैंक पे 6 गैलेक्सी रास्पबेरा से ऐड किया था। एंड ये सबको पता है कि गैलेक्सी रास्पबेरा बहुत ही साई फिश है एंड बहुत ही सेंसिटिव फिश है। तो फिर किसी तरीके से मेरे इस टैंक से 3 गैलेक्सी रास्पबेरा मर गया है और उसमें से भी मैंने सिर्फ 2 डेड बॉडीज ही रिकवर कर पाया है। जितना भी श्रिम्प्स हैं वो सारे डेड बॉडीज को खा लेता है, तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि फिशेज मरा है या फिर गायब होकर छुप के बैठा है। तो फिलहाल अभी इस टैंक पे 6 में से 3 गैलेक्सी रास्पबेरास हैं एंड ये अभी बहुत साई है क्योंकि टैंक पूरा खाली है, सिर्फ ये 3 फिशेस ही है। तो फिर ये लोग हमेशा छुप के रहता है और जब मैं फूड देता हूँ तब सिर्फ वो लोग बाहर आते हैं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस टैंक पे मैं कुछ और गैलेक्सी रास्पबेरास ऐड करूँगा, नहीं तो मैं कुछ चिली रास्पबेरास ऐड करूँगा क्योंकि शायद गैलेक्सी रास्पबेरा के लिए मेरा वाटर पैरामीटर्स ठीक नहीं है। तो फिर चिली रास्पबेरास को ऐड करने पे वो लोग भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे एंड बाहर निकलेंगे। अब मेरे पास जैसे गैलेक्सी रास्पबेरास हैं एंड इन छोटे छोटे गैलेक्सी रास्पबेरास या फिर बहुत सारे सेंसिटिव नैनो फिशेस हैं जिनको फीडिंग को लेके बहुत दिक्कत होता है क्योंकि नॉर्मली मार्केट पे जो फिश फूड आता है वो उनके लिए साइज़ में बहुत बड़ा होता है एंड हमें उन फिश फूड को क्रश करके नहीं तो डस्ट करके फिर देना पड़ता है। तो उससे अच्छा मैं अपने गैलेक्सी रास्पबेरास को क्या फिट करता हूँ, मैं कुछ ऐसा फिट करता हूँ जिस पे कोई भी फिश ना नहीं कह सकता, और वो है ब्राइन श्रिम्प्स।
तो फिर मैंने रिसेंटली ब्राइन सिम्स यूज़ करना शुरू किया है एंड मैं ब्राइन सिम्स के एग्स को खरीदता हूँ, फिर उसको हैच करके इन फिशेस को फिट करता हूँ। तो एंड जब से मैंने ब्राइन सिम्स को फिट करना शुरू किया है मेरे सारे फिशेस का बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोग शोल कर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं एक्वेरियम में। तो फिर आज की वीडियो पे बस इतना ही था एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। एंड अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो फिर वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो फिर आप ज़रूर कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एंड 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को भी अपना टैंक को अब मेरे चैनल पे शो ऑफ करने का एक मौका मिलेगा। तो फिर अगर आपको भी जानना है कि ब्राइन सिम्स को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे हैच किया जाए एंड फिशेस को फिट करने पे उनका रिएक्शन क्या होता है, तो फिर आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड हम मिलेंगे आपके साथ इस वाले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्वास्केपिंग। Redux out.